नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज लेकर हाजिर हूं मैं राजीव और हमारे साथ हैं आराधना। आपका स्वागत है आराधना, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में उनका भी। रविवार का दिन है, चुस्कियां लीजिए चाय की, कुछ खाइए पीजिए, मौज कीजिए, लेकिन साथ साथ देश में जो कुछ हो रहा है उस पर निगाहें जरूर रखिए। निगाहें इसलिए क्योंकि देश में बहुत कुछ हो रहा है और ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं, बहुत बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं। कुछ चीजें अच्छी होती हैं जिसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, कुछ चीजें बुरी होती हैं जिसका आपके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और इसी में जब देश की सियासत में अगर कुछ बुरे लोग आ जाएं तो फिर क्या होगा? ऐसा ही होगा जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं। कल रात को आपने देखा, कल रात से लेकर अभी तक लगातार पश्चिम बंगाल से खबरें आ रही हैं। खबर यह कि टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला होता है, और हमला ऐसा जिसको हम दिखा नहीं सकते आपको। हमला ऐसा कि उन्हें पत्थरों से मारा जाता है, उन्हें लात घूसों से मारा जाता है, उनके ऊपर अंडे फेंके जाते हैं, उनकी एक तरह से कहें तो लिंचिंग हो रही है। बस बच गए, यही काफी है। और इसीलिए यहां से इस बात की, जहां से हमने शुरुआत की थी कि आखिर बुरा करोगे तो बुरा होगा वाली बात नहीं है। यहां पे पॉलिटिक्स में बुराइयां बहुत फैल चुकी हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, ये कहें तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि पश्चिम बंगाल के अखबार, पश्चिम बंगाल के नेता और खासकर बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं कि ये पब्लिक एंगर है, यानी जनता का गुस्सा है, और जो जनता दिखा रही है, क्योंकि 15 साल तक ममता बनर्जी की सरकार थी और ममता बनर्जी ने जो किया है वो भुगत रही हैं। लेकिन क्या अगर गलत उन्होंने किया है तो ये जो अच्छी सरकार आई है सो कॉल्ड, ये अच्छी सरकार क्या वहां लोगों को गलत करने के लिए उकसा रही है? यह बड़ा सवाल यहां पैदा होता है, और उसका जवाब सरकार के ही नुमाइंदों से मैं आपके सामने रखूंगा थोड़ी देर बाद। क्योंकि सरकार में ही मंत्री अगर कह रहे हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, और वही तो क्या आपको भी कल को जब आप कुर्सी से निकलेंगे, उतरेंगे, तो आपकी भी लिंचिंग होगी? यह सवाल बीजेपी के नेताओं से पूछा जाना चाहिए। क्या बीजेपी के नेता अभी से तैयार हैं कि जब नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम लोग जो उनके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं वो उनकी लिंचिंग करेंगे? ये नहीं होता है। डंडे का जवाब डंडे से नहीं, कभी प्रेम, ये क्योंकि ये जो देश है ये गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं है। अगर गोडसे का देश होता तो फिर यहां गोडसे ही गोडसे होते और गोडसे को फांसी नहीं दी जाती, आप जानते हैं। तो ये एक चरित्र दिखाई दे रहा है इस पॉलिटिक्स का, जिसे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? ये कह इसलिए रहे हैं हम क्योंकि आज तस्वीरें कुछ और आ चुकी हैं, और ये तस्वीर अच्छी नहीं है। ये तस्वीर बहुत बुरी तस्वीर है जिसको लेकर आप तक पहुंचाना जरूरी है। सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहते हैं ये तस्वीर देखिए, जिसमें आप हमारे बगल में जो तस्वीर देख रहे हैं, अभिषेक बनर्जी सोनारपुर जाते हैं कल, और वहां जाते हैं इस चुनाव के बाद जो हिंसा हुआ है, रिजल्ट के बाद जो हिंसा भड़की, उस हिंसा में मारे गए परिवार के लोगों से, मारे गए जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके परिजनों से मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन उन्हें वहां से मिलकर जब निकलते हैं उन्हें घेर लिया जाता है, उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं, उनके ऊपर उनकी मार पिटाई होती है। हेलमेट पहनकर किसी तरह वहां से जान बचाकर भागते हैं। उसके बाद जब वो आते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। अपोलो हॉस्पिटल के सीईओ जो हैं वो कहते हैं कि हम अपने यहां इन्हें नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे ऊपर बीजेपी के लोगों का दबाव है, प्रेशर है, सरकार का प्रेशर है। आप इन्हें बेहतर है कि घर ले जाइए और आराम करें ये घर पे। इसके बाद राहुल गांधी फोन करते हैं, इनको दूसरे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और उसके बाद राहुल गांधी का फोन आता है कि अगर ममता दीदी आप चाहें तो इनको, यानी अभिषेक बनर्जी को, हम हैदराबाद शिफ्ट कर सकते हैं। आखिर इतनी घटनाएं बढ़ क्यों गई ये जाने, लेकिन पहले आप देखिए, जो साथी नहीं जानते इस पूरे घटनाक्रम को, उनके लिए एक एक कर अब सब चीजें आपके सामने लाना चाहता हूं, रखना चाहता हूं। जरा देखिए पहले, सबसे पहले अभिषेक बनर्जी कह क्या रहे हैं, सुनिए। Nothing. They want to kill me. They want to kill me. এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়। মেরে দিক আমার মৃতদেহ উদ্ধারক এখান থেকে, কিন্তু আমি জায়গা ছেড়ে যাব না। আমি সঞ্জুর বৃদ্ধ বাবা মাকে এই অবস্থায় ছেড়ে যাব না যতক্ষণ না ফোর্স এসে রিকভার করবে। আমাদের এখানে যারা প্রতিনিধিরা রয়েছে, আমি বলবো থানায় আবার ফোন করো, মেসেজ করো, ফোর্সের জন্য রিকোয়েস্ট করো। যদি না পাঠায় হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে এটা অন রেকর্ড থাকুক। পুরো ঘটনার ভিডিওগ্রাফি রয়েছে। আমি হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমি রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কি বাংলার পরিস্থিতি, এখানে প্রায় 50 জন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা রয়েছে।
দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে, পুলিশের একটা লোক নেই। কি পরিস্থিতি হয়েছে আপনারা দেখুন। আই উইল ডেফিনেটলি মুভ টু কোর্ট। আমি শিফট করছি। तो सुन रहे थे आप यहाँ पर साफ साफ ये हाई कोर्ट का रुख करेंगे। आज रविवार है लेकिन कल जाएंगे हाई कोर्ट, लेकिन उससे पहले इनकी तबीयत खराब है और इनका इलाज चल रहा है, ये भी आप जान लीजिए। लेकिन इससे पहले एक बात और बता दूं कि कल के इस घटनाक्रम में जो कुछ भी हुआ उस पर हम चले, लेकिन एक ब्रेकिंग खबर और देना चाहते हैं। क्या है ब्रेकिंग खबर, जरा बताइए। राजीव जी, अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, उसको लेकर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि एक और नेता पर हमला हो गया। टीएमसी के ही नेता कल्याण बनर्जी, जाना माना चेहरा है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में वो एडवोकेट हैं, बिल्कुल टीएमसी के केसेस भी रखते दिखाई दिए हैं हमें वहां पर, और अब उन पर हमला हुआ है। और कोई ऐसा छोटा मोटा हमला नहीं, बल्कि उनके सिर पर चोट भी आई है। जो तस्वीरें विजुअल्स वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सिर पर उनको चोट लगी, वो जमीन पर गिर पड़े। इस तरह उनको घेर कर हमला किया गया। यानी कल की घटना पर ये जो विवाद छिड़ा, जो सवाल उठे, उसके बावजूद ये पूरा क्रम रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी आने वाले वक्त में टीएमसी के और कितने नेता निशाना बनाए जाएंगे, ये भी सवाल अब उठने लगा है। क्योंकि आप देखिए, जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, बीजेपी की वहां सरकार बनी है, तब से ही टीएमसी में एक डर का माहौल दिखाई दे रहा था। क्योंकि टीएमसी के नेता दबाव में दिखाई दे रहे थे, उनके बयान खुले तौर पर उतने नहीं आ रहे थे। आप देखिए, फलता में विधानसभा चुनाव से पहले जहांगीर खान बैकफुट पर आ गए। उन्होंने ऐन वक्त पर अपना चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और सवाल उठे कि ऐसा क्यों हुआ। तो जवाब में कहीं ना कहीं यह भी निकलकर सामने आया कि वो डर गए थे, वो दबाव में थे। जिस तरह धमकी मिली थी उन्हें, खुद शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं जो बंगाल के, उन्होंने कहा था कि इनका केस तो मैं खुद देख रहा हूं, उनसे निपट लूंगा मैं, इस तरह का बयान उनका सामने आया था। तो जब मुख्यमंत्री इस तरह से धमकी दे रहे हो, तो आप बताइए टीएमसी नेता क्या करेंगे? क्या वो बीजेपी के सामने विपक्ष के तौर पर मजबूती से खड़े रह पाएंगे इस तरह डटकर? अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी टीएमसी नेताओं को इस तरह से टारगेट क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है, तो ऐसा क्या डर है उन्हें? क्यों वो एक के बाद एक टीएमसी नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं? क्यों उन पर हमला हो रहा है? क्योंकि ये जो हमला हुआ अभिषेक बनर्जी पर, उसमें भी कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी के नेता वहां घटनास्थल पर मौजूद थे, उन्होंने इशारा किया गुंडों को कि वो अब हमला करे। इस तरह के भी आरोप टीएमसी ने लगाए हैं कि बीजेपी की पूरी साजिश है अभिषेक बनर्जी पर घेर कर हमला करने के लिए। वहां पहले से लोगों को तैनात किया गया था, पूरा माहौल बनाया गया था, और उसके बाद जैसे अभिषेक बनर्जी पहुंचे, उन पर हमला कर दिया गया। हालांकि माहौल को देखते हुए वहां सावधानी बरती गई, उन्हें हेलमेट पहना दिया गया। वो खुद कह रहे कि अगर मेरे पास हेलमेट नहीं होता तो मेरा तो सिर ही फूट जाता, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है। आप किसी को कह रहे हो कि वो मुझे मारना चाहते, ये अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है। और अब आप देखिए कल्याण बनर्जी, उन पर नहीं, वो तो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है कि वो मार रहे हैं, पत्थर चलाए जा रहे हैं। हालांकि वो दिखा नहीं सकते। लेकिन पहले कल्याण बनर्जी की बात हम कर लें। सांसद हैं, लोकसभा सांसद और एडवोकेट भी हैं। उन्होंने कहा साफ साफ, देखिए विजुअल को जरा ले आइए, फुल स्क्रीन ले आइए, इसको देखते हैं और कैसे इनके ऊपर हमला होता है। जरा देखिए, पूरा फुल स्क्रीन विजुअल लेके आइए।
तो ये देख रहे थे आप काफी विरोध, उसके बाद वो गिर जाते हैं, वो तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं, लेकिन और उनके सिर पे चोट लगती है। कहा जा रहा है कि काफी गंभीर चोट है जो उनको लगी है। और ये अभिषेक बनर्जी के बाद कल अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला होता है, आज कल्याण बनर्जी के ऊपर हमला होता है। ये लगातार पश्चिम बंगाल में आखिर हो क्या रहा है, और अगर हो क्या रहा है इसका जवाब आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वहीं के मंत्री दिलीप घोष क्या कहते हैं, जरा उसको सुन लीजिए। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है, यह क्लियर हो जाता है। अखबारों को कल ही कह दिया गया कि इसको लिखिए आप, हेडिंग्स में हेडलाइंस बनाइए, पब्लिक एंगर। और आज वहां के टेलीग्राफ जो हमेशा क्रिटिकल रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो बातें करता रहा, उसने भी आज जो अपनी हेडिंग लगाई है वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यह देश किस दिशा में जा चुका है, जा रहा है नहीं, जा चुका है, यह कह सकते हैं। मगर ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, इससे साफ समझ में आएगा आपको। कल्याण बनर्जी के ऊपर हमला, सिर पे चोट लगती है और उसके बाद वो गिर जाते हैं। काले कपड़े दिखाए जाएं या किसी का विरोध प्रदर्शन हो, किसी के ऊपर अगर नारेबाजी हो, छीटाकशी हो तो ये अलग चीज है, लेकिन किसी के ऊपर पत्थर फेंके जाएं तो ये अपने आप में दुखद है। आइए जरा सुनते हैं कल्याण बनर्जी कह क्या रहे हैं इस घटनाक्रम के बाद। বিজেপি লোকেরা চিৎকার করে গালাগাল দিয়ে মাথায় দূর থেকে ঢিলকি বল বড় নিউজ বল ছুড়েছে, আমি বুঝতে পারছি না। আমার মাথা দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। আমি তা সত্ত্বেও আমি আপনাদের কাছে বলতে এসেছি একটাই কথা, আমার আর বলার মতো শক্তি নেই, আমার সত্যি বলার মতো শক্তি নেই। আপনারা বাংলার মানুষ, আপনারা চণ্ডীতলার মানুষ, আপনারাই বিচার করবেন যে এই যে গুন্ডাগর্দি করছে, এই যে এমপিদের দিয়ে মারছে, এটা কি ঠিক হচ্ছে? এখানে কোনো জনরোষ টনরোষ নেই। 7-8 জন লোক মিলে বিজেপি 10 জন গেরুয়া ফেটকি ভেঙে আমাদের আগেকার সব কর্মীদের মারধর করছিল, আর এখনো আমাকে পর্যন্ত ছাড়েনি। কৌশিকের মুখ ফাটিয়ে দিয়েছে। একটু আগে আমি যখন হেঁটে হেঁটে আসছিলাম তখন तो सुन लिया आपने, यहां पर साफ साफ कह रहे हैं कि मेरे ऊपर मैं जा रहा था ज्ञापन देने के लिए, ये जा रहे थे थाने में और वहां इनको लोगों ने घेरा और उसके बाद इनके ऊपर हमला किया। ये तस्वीर है और तस्वीर में ये साफ कह रहे हैं कि या तो मेरे ऊपर किसी गोल पत्थर से या ड्यूस बॉल से, क्रिकेट का जो हार्ड गेंद होती है उससे मारा गया है। और ये जा रहे हैं और नारेबाजी हो रही है। ये भी जब नारेबाजी होती है दूसरी तरफ से भी नारेबाजी करते हैं, ये एक क्रम है। और उसी क्रम में यहां देखिए ये गिर जाते हैं, उनके ऊपर हमला होता है, सिर के ऊपर पीछे चोट लगती है और उसके बाद ये बयान देते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये हैं कल्याण बनर्जी की तस्वीर। लेकिन इससे पहले जब अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ तो इसके बाद के घटनाक्रम में बहुत तेजी से परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं। आइए जरा सबसे पहले देखते हैं राहुल गांधी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। अभिषेक बनर्जी के ऊपर जब हमला होता है उसके बाद फिर ममता बनर्जी को भी सुनेंगे, लेकिन पहले राहुल गांधी को देखिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी के ट्वीट में। जरा ट्वीट लेके आइए। ट्वीट में राहुल गांधी लिख रहे हैं, सांसद अभिषेक बनर्जी जी पर सोनारपुर में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। एक सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, ये उस जनता पर है जिसने उन्हें चुना और उस लोकतंत्र पर है जो हम सबकी साझी विरासत है। ये बीजेपी की बदले की राजनीति का घिनौना रूप है। राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकते। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करे, यानी केंद्र और पश्चिम बंगाल की सरकार ये दोनों दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करे और ये सुनिश्चित करें कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित न रहे। अभिषेक जी, मेरी संवेदनाएं आपके और आपके परिवार के साथ हैं, आप जल्द स्वस्थ हों, ये कह रहे हैं, लिखा यहां राहुल गांधी ने। इसके बाद ममता बनर्जी रात को मीडिया के सामने आती हैं। ममता बनर्जी क्या कहती हैं जरा उनको भी सुनते हैं। ममता बनर्जी को राहुल गांधी फोन करते हैं और कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो इन्हें
चाहें शिफ्ट करा सकते हैं हम हैदराबाद, इसलिए क्योंकि आप जानते हैं तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, थोड़ी सी सुरक्षा इनकी रहेगी और चिकित्सा व्यवस्था थोड़ी दुरुस्त हो सकती है, इसलिए राहुल गांधी ने यह ऑफर किया। ममता बनर्जी इस पर क्या कह रही हैं, सुन लीजिए जरा। राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी एक कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, आई हैव सीन द ट्वीट ऑफ इंक्लूडिंग ओमर, इंक्लूडिंग अदर पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो, कपिल सिब्बल जी, ऑल वेणुगोपाल जी, ऑल। तो यहां ममता बनर्जी कह रही हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि पूरी सुरक्षा जो भी चाहिए, जो भी मदद चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं, यानी यहां पर इंडिया गठबंधन की एक मजबूती दिखाई दे रही है, ये साफ दिख रहा है ना। बिल्कुल राजीव जी, इंडिया गठबंधन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बहुत ही मुखरता से निकलकर सामने आया है। उसने इस घटना की कड़ी निंदा की है और बीजेपी की निंदा की है, बीजेपी पर राजनीतिक हिंसा के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी की ट्वीट से लेकर मनोज झा ने एक आर्टिकल लिखा है, सब में यही आरोप लगाए गए हैं कि बीजेपी राजनीतिक प्रतिशोध इस तरह से ले रही है। ये किस तरह का काम है, मतलब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। मनोज झा के आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने तो साफ शब्दों में कहा है कि हो सकता है कि मेरे और आपके विचारों में मतभेद हो, लेकिन मतभेद में बातचीत की संभावना रहती है जब मतभेद हो। लेकिन जैसा माहौल बंगाल में दिखाई दे रहा है, वहां तो बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। आप तो सीधा सामने वाले पर हमला कर रहे हो, बहुत ही हिंसा भड़काने वाला काम है ये। अब आप देखिए कि जो ये घटनाक्रम हुआ, टीएमसी के नेताओं को जिस तरह से चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है, अगर टीएमसी के कार्यकर्ता भी यही करने पर उतर आए तो बंगाल में माहौल कैसा हो जाएगा। बीजेपी सरकार के आते ही अचानक से इस तरह हिंसा क्यों भड़क रही है और खासतौर पर जो राजनेता है वो क्यों निशाना बनाए जा रहे हैं, ये सब तब हो रहा है जब बीजेपी की सरकार वहां आई है और सरकार गठन को अभी महीने 2 महीने भी प्रॉपरली ऐसे बीते नहीं है। और इतने में आप देखिए कि 26 दिन हुए हैं, मात्र 26 दिन, वो भी रिजल्ट के। 4 मई को रिजल्ट आया है और कल 30 तारीख को यह घटना घटती है, आज 31 मई है, तो 26 दिन मात्र। और ऐसे में जब हम देखते हैं कि टीएमसी नेताओं को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, सवाल ये उठता है कि राज्य की कानून व्यवस्था बीजेपी कैसे संभालेगी। जो दावे वो करती आ रही थी, जो आरोप वो टीएमसी पर हिंसा वगैरह के लगाते रही है, आज खुद उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो हिंसा को बढ़ावा दे रही है। उसके नेता कार्यकर्ता सड़कों पर इकट्ठा होकर इस तरह हमले कर रहे हैं। अभी कल्याण बनर्जी का बयान देखिए कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, उन्होंने मुझे घेर लिया। तो वहां हमला करने वाले लोग कौन थे? क्या वाकई वो लोगों का गुस्सा है जैसा दिखाया जा रहा है, जैसा अखबारों की हेडलाइंस में भी हम देख रहे हैं? क्या ये वाकई लोगों का गुस्सा है? अगर लोगों का गुस्सा है तो आखिर वो हिंसा पर क्यों उतर आए हैं? मनोज झा ने जो बात कही है कि पहले हम शब्दों में हिंसा को भी सामान्य नहीं मानते थे, लेकिन धीरे धीरे ये सामान्यता आती जा रही है कि पहले हमने शब्दों की मर्यादा को हम भूल गए, वहां हिंसा आम बात हो गई और उसके बाद अब देखिए एक्शंस में भी हिंसा ही दिखाई दे रहा है और आज की तारीख में उसे भी सामान्य ही बताया जा रहा है। इस पर सवाल नहीं उठ रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल नहीं उठ रहे हैं, सत्ता पक्ष इसे लेकर कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा कि नहीं जो हुआ वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सत्ता पक्ष को तो यह भरोसा देना था अगर वो इस तरह, लेकिन सत्ता पक्ष के अगर हम बयान देखें तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं इन एक्शंस को। अगर मान लीजिए जनता की भीड़ से ही किसी का गुस्सा था, कोई जनता की बीच से उठकर आया और अभिषेक बनर्जी को एकदम चुनकर पत्थर मारा गया है उन्हें, तो अगर जनता का भी गुस्सा है तो उस पर सवाल बीजेपी को उठाना था, क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उसकी है। अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसको शय देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अपराध को रोकना आपका काम है, लेकिन यहां बीजेपी उन्हें शय देती हुई दिखाई दे रही है। उल्टे टीएमसी पर थोपा जा रहा है कि ये क्या करने वहां गए थे अभिषेक बनर्जी, हीरो बनने गए थे। अब देखिए अभिषेक बनर्जी गए क्यों थे? वो वहां पर चुनावी हिंसा में जो पीड़ित टीएमसी कार्यकर्ता थे उनसे और जो पीड़ित जन थे उनके परिवारों से मिलने गए थे। वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़े होने की बात कहने गए थे कि आप अकेले नहीं है, हम आपके साथ आज भी खड़े हैं। सबसे पहली बात कि वो वहां इस तरह से भरोसा दिलाने क्यों गए थे, क्योंकि अभी जो राज्य में इतना अराजकता का माहौल बना हुआ है, ये जरूरी था कि टीएमसी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को जाकर भरोसा दिलाएं कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हालात इतने बुरे नहीं है कि आपके लिए यहां रहना मुश्किल हो जाए। कहीं ना कहीं एक ये भी मैसेज देना उनको था। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बीजेपी के आने के बाद से टीएमसी के नेता लगातार उसके निशाने पर हैं, चाहे आरोपों में, धमकियों में, बयानों में, मतलब हर तरह
तरह से देखा जा रहा है कि टीएमसी किस तरह बीजेपी के निशाने पर बनी हुई है। तो ऐसे में जब वो अपने पार्टी के नेताओं से मिलने जा रहे हैं और उस दौरान घेर कर उनको इस तरह निशाना बनाया जाता है कि उनके जान पर बनाती है, तो बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर राज्य में ये क्या हो रहा है। बीजेपी के शासन में किस तरह कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लेकिन जिस तरह आरोप बीजेपी पर लग रहा है, उसके बाद सवाल तो यह भी उठ रहा है कि क्या कानून व्यवस्था बीजेपी ही बिगाड़ रही है? क्या इन सब को बढ़ावा वो खुद ही दे रही है? चाहे दिलीप घोष का बयान हो, चाहे बीजेपी के तमाम नेताओं का बयान हो, आप देखिए कि किस तरह उन्होंने इसको पूरी तरह जस्टिफाई किया है। यानी सवाल अब यहां पे सबसे बड़ा यह हो जाता है कि आखिर राज्य की सियासत आगे किस दिशा में जाएगी। और इंडिया गठबंधन जिस हिसाब से उतरकर एकजुटता से निकलकर सामने आया, राहुल गांधी हो गए, उधर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत हो गए, अखिलेश यादव हो गए, केजरीवाल हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, सब ने इस घटना की कड़ी निंदा की है, एकजुटता दिखाई है ममता बनर्जी के साथ, अभिषेक बनर्जी के साथ, पूरी टीएमसी के साथ। तो कहीं ना कहीं यह भी कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने यह वार करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि इंडिया गठबंधन अब एकजुट होता दिखाई दे रहा है। जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दूरियां थी, तनाव था, वो भी इन सब घटनाओं को लेकर अब दूर होता दिखाई दे रहा है। दो बातें यहां साफ साफ समझ में आ रही है। एक बात तो ये कि इंडिया गठबंधन को ये मजबूती प्रदान कर रहा है, ये ऐसी घटनाएं, इन घटनाओं से इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है। उसके कुछ नमूने आपके सामने रखता हूं थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले दूसरी तरफ बीजेपी खुद को एक्सपोज कर रही है। बीजेपी कह रही है कि चूंकि टीएमसी ने पहले ऐसा किया तो अब भुगतो का मतलब क्या होता है, उसने गलत किया तो हम भी गलत करेंगे। और आप मनोज झा का वो जो ट्वीट है उसका जिक्र कर रही थी, उन्होंने जो आर्टिकल लिखा ट्वीट के जरिए उसका जिक्र कर रही थी, और उसमें भी उन्होंने वही कहा है, वही बात कही है कि ये लोकतंत्र की परिभाषा ये नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता कि उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें, उसने गलत किया तो हम भी आपके साथ गलत करें, और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि चूंकि आपने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए आज मैं उस कुर्सी पे बैठा हूं तो मैं भी बदले की भावना से करूंगा। जबकि नरेंद्र मोदी ने तो साफ साफ कहा था कि बदले की भावना से हम काम नहीं करेंगे, बदलाव होगा, बदला नहीं लेंगे हम, ये बात कह रहे थे। तो ये बदलाव और बदले की जो जुगलबंदी है, तुकबंदी है, क्या यहीं तक है सिर्फ, या इसके आगे भी है? या ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते नहीं है, नरेंद्र मोदी जो करने के लिए कहते हैं अपने लोगों को, ठीक उसका उल्टा समझ लीजिए, आप वही काम कीजिए। यानी सोना चांदी मत खरीदो, तो वहां 22% लोग ज्यादा सोना खरीद लिए, कहा कि विदेश मत जाओ तो सबसे पहले खुद 5 देशों की यात्रा पे चले गए। क्या यही करना है? तो ये बातें नरेंद्र मोदी को भी जो लोग समझते हैं, उनके ऊपर जो लोग रिसर्च कर रहे होंगे, वो जरा और गंभीरता के साथ रिसर्च करें तो बेहतर होगा। एक तो बात ये होती है। दूसरी बात, जरा यहां पर दिलीप घोष का मैं पहले जिक्र कर रहा था, दिलीप घोष को पहले सुन लेते हैं, फिर अलग अलग संजय राउत ने क्या कहा है, अखिलेश यादव ने क्या कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है, केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा है, केजरीवाल ने क्या कहा है। इंडिया गठबंधन 6 तारीख को उनकी एक बड़ी बैठक होने जा रही है, 6 जून को। उससे पहले ये घटनाक्रम जो है ये इंडिया गठबंधन को कितना मजबूत कर रहा है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरफ इशारा कर रही है हमारी सहयोगी आराधना कि आखिर ये जो अराजकता का माहौल है, ये इस ढंग से अगर आगे बढ़ता गया तो फिर इस देश में क्या होगा? क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि केरोसिन जो है वो छिड़क कर बैठ गए हैं नरेंद्र मोदी, अब सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है, और ये चिंगारी भी क्या भड़क उठी है, ये भी यहां पर समझना है। लेकिन पहले दिलीप घोष जो भाजपा से हैं और वहां मंत्री महोदय हैं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। जो हुआ है अभिषेक के साथ वो नहीं होना चाहिए था। कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन पिछले 15 साल से जनता ने जो भुगत रही थी, एक एक व्यक्ति को सताया गया है, किसी को नहीं छोड़, सबका अधिकार को हरण किया गया है। कानून व्यवस्था नहीं, कुछ सुविधा नहीं, बस रूट था, रोड बंद कर दिया घर के सामने से 10 साल से, बैरिकेड लगा दिया गया, किसने अधिकार दिया? एक छोटा भी नेता 3-3, 4-4 गाड़ी लेके, सिक्योरिटी लेके घूमता है, रास्ता में ट्रैफिक पुलिस नहीं, थाना में पुलिस नहीं है, हर टीएमसी के नेता घर में पुलिस गार्ड है, क्यों? और एक से एक नेता ऐसा जो नेता हो गया एंटी सोशल, वो पैसा उगाना, सिंडिकेट चलाना, कटवानी लेना उनका काम था। इन लोग कभी किसी सज्जन लोगों से नहीं मिले, अपने एमएलए एमपी से, मंत्री से नहीं मिलते थे, केवल सिंडिकेट। तो जनता की जो रोष है वो तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। जनता कितना खपा हुआ है देखिए, फलता इलेक्शन में अब टीएमसी को 4th पोजीशन मिला है, इसको देख के समझ जाना चाहिए काहे रिस्क ले रहे हैं। हीरो बनने क्यों जाते हो भाई, जो जिंदगी में नहीं किया है, रास्ता में कभी कदम नहीं रखा, 22 गाड़ी का कन्वॉय लेके घूमते थे, वो व्यक्ति आज जाके हीरो बनेगा, तो हम लोगों का तो बहुत धुनाई हुई थी।
आज भी मेरे शरीर में दाग है, मैं कभी दिखाता नहीं किसी को। बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर। हमारे राष्ट्रीय मंत्री सम्माननीय नड्डा जी, उनके साथ मैं गाड़ी में था, इन्हीं के 2-2 एमएलए हजारों लोगों को रास्ता में लेके खड़ा था, ईंटा पत्थर मारा, 10 गाड़ियां तोड़ी। जनता ने सब देखा है। तो सुन रहे थे आप, यहाँ पे हमारी तो धुनाई हुई थी, ज्यादा हीरो बनने चले गए, हीरो मत बनो, और जो किया है और ऐसा तो होगा, यानी जनता का रिएक्शन है, यही कल से साबित करने की कोशिश हो रही है कि ये पब्लिक एंगर है, जनता का गुस्सा है, और इस गुस्से को यहाँ उसका इजहार जनता कर रही है। लेकिन जनता क्या है? क्या सचमुच ये पब्लिक एंगर है या बीजेपी के गुंडे हैं? यहां पर कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो अलग अलग हैंडल्स पे, उसमें आप देखेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता इस घटनाक्रम में वहीं पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें भी हैं जो आ रही हैं, जो अलग अलग जगहों पे आपको, और टीएमसी के हैंडल से और भी अलग अलग हैंडल से आप लोग बता सकते हैं, देख सकते हैं। वहां के जो मंडल प्रेसिडेंट हैं अभिजीत विश्वास, उनकी तस्वीर भी आई हुई है। तस्वीर एक महिला है, उनकी तस्वीर भी आ रही है। अभी मैं देख रहा था, ये महिला जो हैं ये सुष्मिता दत्ता हैं, इनकी तस्वीर आ रही है। टीएमसी के हैंडल पे जाएंगे, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के हैंडल पे, वहां पे उन तस्वीरों को आप देखेंगे। यहां पर एक छोटे से कार्यक्रम में कितना आपको दिखाऊं, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि बीजेपी के इन गुंडों की, अब गुंडे ही कहेंगे क्योंकि वो हाथ में पत्थर लेके अगर बरसाएं तो वो गुंडे ही होंगे। हाथ में कानून लेने का अधिकार आम जनता को नहीं है, ये बात हमको भी पता होनी चाहिए, ये बात आपको भी पता होनी चाहिए। ये बात कांग्रेस, अगर बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी या तमाम दलों के नेता हैं उनको भी पता होनी चाहिए। और इसीलिए क्योंकि कानून का रखवाला, कानून का रक्षक या कानून के की सीढ़ियां चढ़ने वाले लोग जो हैं वो अलग हैं, और उनको वो काम करने दीजिए। हम वो काम करें तो फिर ये ठीक नहीं होगा, और यही हो रहा है। लेकिन यहां पर ये आपने सुन लिया, दिलीप घोष साहब जो हैं ये मंत्री महोदय हैं और कह रहे हैं कि ये जनता का गुस्सा है, ये तो होना ही था, क्यों चले गए वहां हीरो बनने के लिए? तो फिर आपके राज में क्या कोई बाहर नहीं निकले, घर में बैठा रहे? ये तो कह रहे हैं कि घर में बैठो, कह रहे हैं कि घर में बैठो, तो क्या घर में बैठने के लिए बीजेपी की सरकार आ गई है और बाकी लोग घर में बैठे रहें? इसीलिए सुशासन का आप क्या जो ये नाटक कर रहे थे आप, ये आपकी नौटंकी है या कुछ और है, ये यहां समझना। दूसरी चीज, अब इस पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, सबसे पहले एक बार फिर से ममता बनर्जी को सुनिए क्या कह रही हैं राहुल गांधी के ऊपर, उसके बाद अखिलेश यादव को देखेंगे कि क्या अखिलेश यादव ने लिखा है, लेकिन पहले ममता बनर्जी को सुनिए। राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी एक कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना, तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, आई हैव सीन द ट्वीट ऑफ इंक्लूडिंग अमर, इंक्लूडिंग अदर पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो, कपिल सिब्बल जी, ऑल वेणुगोपाल जी, ऑल दे हैव सीन। अरे तो सुना आपने, ये साफ साफ यहाँ राहुल गांधी ने जो कहा है, बातचीत हुई इन लोगों के बीच। लेकिन चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अखिलेश यादव ने क्या कुछ लिखा है इस पर, इस पूरे घटनाक्रम पे जाइए जरा उनको देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं क्या है। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता श्री अभिषेक बनर्जी जी के ऊपर जानलेवा हमला करवाकर बंगाल की अराजक भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि भाजपा नफरत भरी, नकारात्मक, हिंसक राजनीति के सिवा और कुछ नहीं कर सकती है। इतने संवेदनशील वातावरण में भी पुलिस की व्यवस्था न होना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है, घोर निंदनीय। ये लिख रहे हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख, मुखिया और उसके अलावा सांसद हैं समाजवादी पार्टी से। इनके अलावा आइए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है इस मसले पे, उनको देखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए लिख रहे हैं यहां पर कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने गए सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए भयावह हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। एक प्रमुख विपक्षी नेता को जानबूझकर पर्याप्त पुलिस सुरक्षा न देना भाजपा की प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति का स्पष्ट प्रमाण है। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार को सभी विपक्षी नेताओं
की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और ऐसे हमलों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। राजनीतिक मतभेद किसी भी प्रकार की हिंसा को कभी भी उचित नहीं ठहरा सकते, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा और भी यहां तेजस्वी यादव ने क्या कुछ लिखा है इसी मसले पे, आइए जरा तेजस्वी यादव को भी देखते हैं। तेजस्वी यादव लिख रहे हैं, टीएमसी के सांसद भाई अभिषेक बनर्जी पर भाजपाई सत्ता द्वारा प्रायोजित कायराना हमला निंदनीय और चिंताजनक है। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। दुर्भाग्य है कि सत्ता में बैठे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ऐसी हिंसा के पोषक, संरक्षक और संचालक हैं। लोकतंत्र में नीतिगत विरोध, असहमति, वैचारिक मतभेद और प्रदर्शन समृद्ध व स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक है। सहमति और संवाद की जगह अराजक, द्वेष और हिंसा को प्रोत्साहित करना जनतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर खतरा है। विचित्र स्थिति है कि घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ अविलंब सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी किससे की जाए। ट्रंप पर हमले को अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय लोकतंत्र में इस राजनीतिक हिंसा और हमले की निंदा करेंगे ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। कल से इस घटनाक्रम के बाद कहीं भी ये नहीं दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी ने एक शब्द कहा हो, एक बात कहीं बोली हो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस जो है वो दिखाई देता है नरेंद्र मोदी का। आखिर क्यों ऐसी घटनाक्रम पर, जबकि डबल इंजन की सरकार की बात आप करते हैं, और उसके बाद ऐसा क्यों? संजय राउत ने इस पर क्या कुछ कहा है, आइए जरा वो भी देखते हैं। संजय राउत की बाइट है, जरा उसको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं संजय राउत, सुनिए। कल जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, ममता बनर्जी बीजेपी की आलोचना करेगी। आलोचना बीजेपी की नहीं करेगी तो किसकी करेगी? पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार चल रही है? दिल्ली में किसकी सरकार चल रही है? जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के एक युवा नेता जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हाँ, जो एक बड़ा नेता है, लोकप्रिय नेता है, चुनाव हारने के बाद बीजेपी के गुंडे स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट एक सांसद के ऊपर सड़क पर हमला करते हैं, पत्थर मारते हैं। ये कौन सा संस्कार और संस्कृति आप इस देश के राजनीति में लाना चाहते हो मिस्टर मोदी जी और अमित शाह जी? और वहाँ के मुख्यमंत्री से मेरा आह्वान है, इस देश में अब तक ये कभी हुआ नहीं है, लेकिन असम और पश्चिम बंगाल में ये हो रहा है, होने जा रहा है, और उसका जो परिणाम है पूरे देश के लोकतंत्र को भुगतना पड़ेगा। ध्यान में रखिए, ये गुंडागर्दी आप जो ला रहे हो राजनीति में, पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में, उसकी कीमत हर भारतीयों को चुकानी पड़ेगी। और जब आप सत्ता पे नहीं रहोगे तो आपको भी चुकानी पड़ेगी। अभिषेक बैनर्जी के ऊपर जिस प्रकार का हमला हुआ है, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। विपक्ष एकजुट है। जल्दी ही इंडिया ब्लॉक की बैठक दिल्ली में होगी इस मामले में। सर, डीके शिव कुमार जो है कर्नाटक के सीएम बनने जा रहे हैं, 3 जून को शपथ लेते हैं। हाँ, कल ही वेणुगोपाल जी का फोन आया था उद्धव जी को, मैं भी उनके साथ बैठा था, उस बारे में जानकारी दी। और जिस तरह से बहुत ही शांततापूर्ण ढंग से रिस्पेक्टफुली सत्ता परिवर्तन हुआ है कर्नाटक में, मैंने पहले भी वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया जी, उनका स्वागत किया है कि ऐसे नेता बहुत कम है इस देश में जो हाईकमांड का आदेश का पालन करते हैं, पार्टी आदेश का पालन करते हैं। तो सुन रहे थे आप, यहां पर इंडिया गठबंधन की जल्द ही बैठक होगी। इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट हैं। संजय राउत यहां कह रहे हैं और टीएमसी के ऊपर हमला, ये देश के ऊपर हमला है, ये सारी बातें विपक्षी नेता कह रहे हैं। अभी आपने सुन लिया यहां संजय राउत को, जो शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं, सांसद हैं यहां राज्यसभा में। दूसरी तरफ आपने अखिलेश यादव को देखा, सुना, आपने यहां सुना इनको ममता बनर्जी को सुना, फिर आरजेडी के नेता
तेजस्वी यादव को सुना आपने, केटीआर जो वहां से तेलंगाना से हैं उनका भी ट्वीट, और यहां पर एक बड़ा ये गठबंधन जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। अभी शायद बीजेपी को यह बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन एक अभय दान की तरह ये पूरे घटनाक्रम को देखा जा सकता है आने वाले समय में। जिस ढंग से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ फाइट करता हुआ सड़कों पे दिखाई देगा, ये दिखेगा, लेकिन इसकी शायद क्या शुरुआत पश्चिम बंगाल से हो चुकी है, यह भी एक बड़ा यहां सवाल है। और इन सवालों के बीच सबसे बड़ी बात कि जो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता, नेता और कल के घटनाक्रम में जो दिखाई दिए हैं, उनकी तस्वीरें टीएमसी ने जारी की हैं, उन तस्वीरों को जरा आपके सामने लाना चाहता हूं कि कैसे यहां पर, जरा लेकर आइए स्क्रीन पर, उससे साफ समझ में आएगा। जैसे एक तस्वीर में देख रहा हूं जो सुष्मिता दत्ता हैं, जरा इनको लेके आइए स्क्रीन पे और उनकी तस्वीर यहां जारी करते हुए देखिए। टीएमसी का लिखना, सुष्मिता दत्ता एक बीजेपी की एक कार्यकर्ता को कई वीडियो में अभिषेक बनर्जी पर हमला करते हुए देखा गया था, और अभिषेक बनर्जी के बारे में यहां, और उन्होंने भाजपा नेताओं के साथ कई तस्वीरें साझा की हैं, अन्य लोगों के साथ साथ जो दूसरे हैं यहां पर तस्वीरों में। उस सुष्मिता, थोड़ा सा इसको एक्सपोज कीजिए तो समझ में आएगा। मैंने ये और ये देखिए यहां एक उसके, तो क्या उन्होंने उसे ऐसे हिंसक कृत्यों को अंजाम देने का निर्देश दिया था, बीजेपी के लिए कहा जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी से पूछा जा रहा है, यह सवाल किया जा रहा है। और इसके बाद यहां या उन्होंने उसके जघन्य और अमानवीय कृत्यों के बावजूद उसकी रक्षा करने का वादा किया था। क्या भाजपा कार्यकर्ता लोकतंत्र को इसी तरह समझते हैं? क्या हमारे देश में राजनीति का यही स्तर आ गया है, यही लेवल हो गया है? ये देखिए, एक जगह वही लेडी, दूसरी जगह वही लेडी, तीसरी जगह वही लेडी, और ये उस घटनाक्रम में जहां पर ये घटना होती है, अभिषेक बनर्जी के ऊपर जहां हमला होता है, वहां ये अगर लेडी नजर आती है, ये महिला नजर आती है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसकी रूपरेखा पहले से तैयार की गई थी, पूरी प्लॉटिंग हुई थी, ये माना जाए। बिल्कुल राजीव जी, अगर हम देखें ये पूरी घटना प्लॉटेड ही तो दिखाई देती है। अभिषेक बनर्जी सोनारपुर पहुंचते हैं और वहां उन पर हमला हो जाता है। पहले से मानो भीड़ अंडे वंडे लेकर बैठी हुई है कि हमें उन पर अटैक करना है, और उसमें भी यही बात बस इतनी नहीं रुकती, क्योंकि टीएमसी ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें अभिजीत विश्वास को देखा जाता है कि वो कैसे एक्टिवली वहां खड़े होकर भीड़ के बीच डायरेक्ट करते हैं, लोगों को भड़काते हैं कि हाँ अब हमला करो, अब करो। ये ट्वीट हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जिसमें टीएमसी ने लिखा है कि अभिजीत विश्वास वाज सीन एक्टिवली डायरेक्टिंग एंड इंस्टिगेटिंग द मॉब ड्यूरिंग यस्टरडे शॉकिंग इंसिडेंट। यानी कल जो घटना हुई उस वक्त भीड़ को ये दूर से खड़े होकर, वहां खड़े होकर भड़का रहे थे, उन्हें डायरेक्शन दे रहे थे कि क्या करना चाहिए। ये एक बहुत ही साधारण सा सवाल खड़े करता है कि अगर बीजेपी ये क्लेम करती है, दावा करती है कि ये अटैक सिर्फ और सिर्फ लोगों का गुस्सा था, आक्रोश था, तो क्यों वहां पर बीजेपी का कोई नेता, कार्यकर्ता उसी जगह पर खड़ा होकर इस तरह एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है? और दूसरा कि उसको किससे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे, वो किसके कहे पर ऐसा कर रहा है, कौन उसे इस तरह भीड़ को मोबिलाइज करने का आदेश दिया है, अथॉरिटी दिया, अधिकार दिया है, किसने दिया उसे ये अधिकार? और ये पूरी साजिश आखिर किसने प्लान की थी? ये सवाल टीएमसी खुद उठा रही है। अब आप देखिए कि लगातार अब अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, उसके बाद बीजेपी कहती है लोगों का गुस्सा है, उसके बाद तुरंत कल शाम की घटना अभी थमी नहीं थी कि आज सुबह कल्याण बनर्जी पर हमला हो जाता है, और अभी भी आगे किस किस नेता को निशाना बनाया जाएगा ये हम नहीं जानते। हो सकता है कि शाम तक पता चले कि 2-4 लोगों को और मारा गया है। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था, टीएमसी के राज में ऐसा तो नहीं हुआ था कि किसी भी नेता को इस तरह निशाना बनाया गया हो। खुद टीएमसी ये बात कह रही है, जितने इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो ये बात कह रहे हैं कि आखिर भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। लोकतंत्र को ये जो शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं ये अब क्यों हो रही है? असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यहां से इस तरह की घटनाएं क्यों निकलकर अभी सामने आ रही है? क्योंकि अभी अभी वहां बीजेपी की सरकार बनी है। आखिर इसकी वजह क्या है? और इस घटना के पीछे जिस तरह ये जो तस्वीरें सामने आती हैं, सुष्मिता दत्ता हैं, उनकी फोटोज टीएमसी ने पूरे सबूतों के साथ पेश किया है कि उनकी तस्वीर ये आप देखिए कि हमले के बाद धरने पर बैठ गए कल्याण बनर्जी पर हमला, और उसके बाद वो वही धरने पर बैठ गए। आप देखिए किस तरह आइस पैक सर पर लगाकर, जहां उन्हें चोट लगी हुई है और वो वैसी ही हालत में वहां धरने पर बैठे हुए हैं, विरोध जता रहे हैं अपना, और नारेबाजी चल रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते
हैं। इससे थोड़ी देर पहले हमने इनका बयान भी सुना था कि किस तरह इन्होंने रोते हुए कहा था कि मैं तो वहां अकेले था और इस तरह मुझे घेर लिया गया, बीजेपी के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। और देखिए आप अभी पुलिस बल की तैनाती देखिए उस क्षेत्र में किस तरह हो गई है। उस वक्त भी वहां पुलिस बल थी और उसके बावजूद अगर उन पर हमला होता है तो सवाल उठते हैं कि कैसे उस व्यवस्था, कानून व्यवस्था क्यों डगमगा गई। अगर कल ही टीएमसी नेता पर हमला हुआ है तो आज क्यों नहीं सावधानी बरती गई? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था वहां पर जब भीड़ इकट्ठी हुई कल्याण बनर्जी के आसपास, तो उन्होंने रोका क्यों नहीं? क्यों इस तरह उनको शिकार बनाया गया? क्यों उन पर हमला होने दिया गया? ये सवाल उठते हैं। तस्वीरों में देखिए पूरी भीड़ के साथ कल्याण बनर्जी हमले के बाद धरने पर बैठे हुए हैं, जिससे यह साफ है कि टीएमसी अब यहां शांत नहीं बैठेगी, क्योंकि अब बात जान पर आ गई है। अब उनके नेताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है और इस तरह निशाना बनाया जा रहा है कि अगर वो थोड़े भी नहीं बचते तो हो सकता था कि उनकी जान पर बनाती। अभिषेक बनर्जी तो कह ही रहे हैं कि वो मुझे मारना चाहते थे, हेलमेट था, बच गया। इस तरह से अगर उनके बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और जिस तरह अब इंडिया गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ सामने आ गया, उसके बाद मुझे जो दिखाई दे रहा है वो साफ उससे समझ में आ रहा है कि आने वाले वक्त में बंगाल में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है और पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होगा वहां। इस बार सिर्फ ममता बनर्जी आंदोलन पे नहीं होंगी, अभी धरना पे कल्याण बनर्जी बैठे हैं और कल आने वाले वक्त में हो सकता है कि कोई और इंडिया गठबंधन का नेता, किसी और दल का नेता जो इंडिया गठबंधन में है। केटीआर का आपने सुन लिया, बीआरएस के नेता हैं, वो भी लिख रहे हैं इंडिया गठबंधन में हो सकता है कि कल को बीआरएस भी शामिल हो जाए। तो ये साफ समझ में आता है कि तस्वीरें जो हैं वो अब किसी और दिशा में नहीं जा रही हैं, बल्कि डायरेक्शन बिल्कुल सही है। और उस डायरेक्शन में यहां पर जो आज तस्वीर आई है, कल की तस्वीरों को हम लोग देख रहे हैं जिसमें अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला होता है, आज कल्याण बनर्जी के ऊपर हमला होता है। अभिषेक बनर्जी को भी पत्थरों से मारा जाता है, वो हेलमेट के कारण बच गए, वरना उनके ऊपर एक जो तस्वीर है वो भयानक तस्वीर है। उस तस्वीर को देखकर आपको साफ समझ में आएगा कि कैसे यहां से इस पूरे घटनाक्रम को हिंसात्मक रूप देने की कोशिश हो रही थी। और इसके बाद 2-3 तस्वीरें और भी हैं। एक तस्वीर में हमने आपको दिखाया कि कैसे बीजेपी के गुंडे, बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वहां गुंडाई कर रहे थे। वहां एक महिला सुष्मिता दत्ता की तस्वीर आती है, उसके अलावा कुछ और तस्वीरें हैं, मैं अभी दिखाऊंगा, थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। इस बीच अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अविनाश, क्या लेके आए हैं? देखिए, जिस तरीके से लगातार टीएमसी नेताओं पर हमले हो रहे हैं और पिछले 2-3 दिन से खबर आ रही थी कि बीजेपी टीएमसी में फूट डालने की कोशिश कर रही है और यह भी माना जा रहा था कि जो 2 सांसद हैं उनको छोड़ा जा रहा है, एक अभिषेक बनर्जी हैं और दूसरे कल्याण बनर्जी हैं, कि ये दोनों लोग टीएमसी से किसी भी कीमत पर अलग नहीं होंगे। बाकी के जो सांसद और विधायक हैं उनको बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है ताकि वो टीएमसी पर कब्जा कर ले। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ वही सब चीज़ें बंगाल में दोहराने की कोशिश की जा रही है। और वह आप देखिएगा, सबसे पहले अभिषेक बनर्जी पर हमला होता है, उसके बाद कल्याण बनर्जी पर हमला होता है, टीएमसी के कुछ सांसद बीजेपी के साथ बातचीत कर रहे हैं, ये चीज़ें लीक की जाती हैं। अरे अगर कोई आप सरकारी बैठक बुला रहे हैं, किसी जिले में बैठक बुलाई गई है और उसमें आप सभी सांसद और विधायकों को बुला रहे हैं और विधायक अगर पहुंच जाते हैं तो आप बोलेंगे कि टीएमसी में बगावत हो गई, और अगर विधायक नहीं आता है तो आप कहेंगे कि भाई विकास योजना के बारे में बैठक बुलाई गई थी और टीएमसी ने इसका बायकॉट कर दिया। आप दोनों तरफ से एक तरीके से टीएमसी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो बंगाल है, बंगाल में अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं और अब 4 महीने बाद बंगाल में निकाय चुनाव होने वाले हैं। कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है, महानगर निगम का, इसके अलावा सिलीगुड़ी का है, हावड़ा का है, तमाम बड़े नगर निगमों का चुनाव होना है। और बीजेपी की कोशिश यही है कि जो बड़े नेता हैं टीएमसी के, उन पर इतना दबाव बनाया जाए कि वो एक तरीके से प्रचार में ही नहीं निकल पाएँ। क्योंकि आप मान के चलिएगा नगर निगम चुनाव का प्रचार अब शुरू ही होने वाला है, लेकिन जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं में डर बैठाया जा रहा है, वो यही कोशिश हो रही है कि उन्हें चुनाव ही नहीं लड़ने दिया जाए। हमने देखा जिस तरीके से त्रिपुरा में हमने चुनाव होते हुए देखे हैं कि 80 से 90% जो नगर निगम की और पंचायत की सीटें हैं वो बीजेपी निर्विरोध जीतती है। और यही कोशिश बंगाल में चल रही है कि टीएमसी या विपक्ष का कोई नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत ही ना जुटा पाए। इस तरीके का लोकतंत्र इस समय बंगाल में हम देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से जैसे कल अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, पहले एक खबर आई थी कि अभिषेक बनर्जी सुबह के समय सोनारपुर जाने वाले हैं, जो दक्षिण 24 परगना का विधानसभा क्षेत्र है, और लेकिन अभिषेक बनर्जी के आने की सूचना पुलिस स्टेशन दी गई थी, लेकिन वहाँ से वो बीजेपी नेताओं के पास पहुँच गई। 11 बजे से ही जब अभिषेक बनर्जी का जो आने का कार्यक्रम था, उसी समय से वहाँ बीजेपी के लोगों को जुटाया जाना शुरू कर दिया गया था। लेकिन जब ज़्यादा भीड़ नहीं जुट पाई तो फिर अभिषेक बनर्जी का कार्यक्रम डिले करवाया गया। उसके लिए सीआईडी की मदद ली गई। सीआईडी अभिषेक बनर्जी के यहाँ समन देने के लिए पहुँच जाती है।
जब हरीश मुखर्जी नगर मार्ग पर जो अभिषेक बनर्जी का घर है वहाँ सीआईडी की टीम पहुँचती है तो पता चलता है कि अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी नेताओं पर हमले हो रहे हैं उनसे मिलने के लिए वो गए हुए हैं और तमाम जो लोगों से मिलने उनका मुलाकात का समय था। तो सीआईडी के लोग अभिषेक बनर्जी को फ़ोन करके बुलाते हैं कि आपको समन देना है। अभिषेक बनर्जी उसके कहते हैं कि भाई एक काम कीजिएगा, आप कालीकट वाले मकान पर आ जाइए, 2 बजे करीब हम आपसे मुलाकात कर लेंगे। कालीकट मकान पर 2 बजे अभिषेक बनर्जी को बुलाया जाता है, उनका कार्यक्रम डिले किया जाता है ताकि बीजेपी के लोग अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हमला करने की जो प्लानिंग चल रही थी उनसे ज़्यादा लोगों को जुटाया जा सके। आप देखिएगा महिलाओं के हाथ में अंडे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी महिला ने क्या अंडा फेंका? ऐसा कोई तस्वीर नहीं है। लेकिन जो पत्थर फेंके हुए तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि वो बीजेपी के लोग हैं, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब जिन 4-5 लोगों की गिरफ्तारी के बात कही जा रही है उनके ऊपर इतने हल्के मामले बनाए जाएंगे कि आसानी से उनको जमानत मिल जाए। सीधी कोशिश यही हो रही है कि अभिषेक बनर्जी घर से ही ना निकल पाएँ। और जिस तरीके का बयान आपने दिखाया, जो वहाँ के मंत्री हैं दिलीप घोष पहले सांसद थे, बीजेपी के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनका जिस तरीके का बयान है कि आपको घर से ही नहीं निकलना चाहिए। भाई आप तो वोटिंग के दिन भी यही बोल देंगे, जो विपक्ष का जो मतदाता है जो बीजेपी के खिलाफ वोट डालना चाहता है कि वो घर से बाहर ही ना निकले, जिससे हम आसानी से चुनाव जीतते रहें। लोकतंत्र ऐसे काम नहीं करता है। दूसरी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी, उन्हीं के पास में गृह मंत्रालय भी है, तो सीधी जिम्मेदारी एक तरीके से शुभेंदु अधिकारी की है, लेकिन उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया इस घटना को लेकर। वो वैसे भी टीएमसी से आए हैं और ये कहा जाता है कि उनका जो सबसे बड़ा विरोध था वो अभिषेक बनर्जी को लेकर ही था, और इसीलिए वो अपनी खींच निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ है। और उसके बाद अस्पताल में उनको एडमिट भी नहीं होने दिया। ऐसा कहीं होता है कि भाई कोई हॉस्पिटल में आदमी एडमिट होने इलाज करवाने जाता है और हॉस्पिटल इलाज करने से ही मना कर दे? या दिल्ली एनसीआर के हॉस्पिटल में तो आप बीमार नहीं हो और इलाज कराने पहुंच जाए तो आपको इस बीच ये तस्वीर देखिए, कुछ महिलाएं जो हैं, जब अभिषेक बनर्जी वहां पहुंचने वाले थे तो महिलाएं, ये भी बीजेपी के कार्यकर्ता कही जा रही हैं, हाथ में अंडे लिए हुए विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। और ये एक अलग तस्वीर जो शुरुआत की तस्वीर है। इसके बाद और जब वो पहुंचे हैं उस घर में जहां उनके कार्यकर्ता को मार दिया गया था उस हिंसा में, उसके बाद जब वो निकलते हैं अभिषेक बनर्जी उस घर से, और उसके बाद उनके ऊपर नारेबाजी होती है उनके खिलाफ, और उसके बाद फिर हिंसात्मक रूप ले लेता है ये पूरा घटनाक्रम जिसको हम लोग देख रहे हैं। ये तस्वीरें, लेकिन यहाँ पर और कौन कौन लोग मौजूद रहे और उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अभी आपने सुष्मिता दत्ता की तस्वीर देखी, कुछ और तस्वीरें भी हैं। जरा मैं कहूँगा कि स्क्रीन पर ले आइए कुछ तस्वीरों को, उससे साफ आप समझ पाएंगे कि आखिर यहाँ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कैसे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। और ये देखिए एक बीजेपी स्पॉन्सर्ड अटैक, यहां पर एक ये और तस्वीर, ये जो तस्वीर है इसमें भी अलग अलग बीजेपी के कार्यकर्ता यहां दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये तस्वीर है, दूसरी भी और दूसरी तस्वीरें भी सामने हैं। जरा उनको भी लेके आइए, दूसरी तस्वीरों को भी लेके सामने आइए, जिसको ये सारी तस्वीरें और इसको जारी किया है टीएमसी ने अपने हैंडल पर। आकाश गयान जो हैं, आकाश गयन या गयान जो भी सरनेम होगा बंगाली में जो कह रहे हों, लेकिन ये आकाश जो हैं वो भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं। ज़रा उसको भी ले आइए स्क्रीन पर इससे। और ये सब वहाँ पे सब मौजूद थे। ये देखिए, ये अलग तस्वीर है। ये जो साहब हैं इनका नाम आकाश है। गयान हो जो भी हों या गयन हो जो भी, लेकिन ये भी इस अटैक में ये भी वहाँ थे। अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ कह रही है टीएमसी। यहाँ पर दिस इज नॉट पब्लिक एंगर, दिस इज एन अटेम्प्ट टू मर्डर डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी को खत्म करने का, उसको मौत की घाट उतारने की कोशिश है ये अटैक। ये पब्लिक एंगर नहीं है जिसको पब्लिक एंगर कहने की कोशिश हो रही है। और ये तो तब और भी नहीं होता है जब आप सीधा सीधा ये कहते हैं कि घर में रहो। दिलीप घोष का बयान बहुत यहाँ पर रिमार्केबल है। उसको अगर आप गौर से सुने होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि दिलीप घोष कह क्या रहे हैं, कहना क्या चाहते थे, ये साफ दिखाई देता है। तो ये तस्वीरें यहाँ पर हैं और इन तस्वीरों में ये महिलाओं की जो हाथ में अंडे लिए हुए विरोध प्रदर्शन, आप किसी का विरोध करें, हाथ में अंडे लें या डंडे लें, जो भी लें, लेकिन आप अंडे और डंडे चलाने लगेंगे और ऐसे भी न ही अंडा न ही डंडा,
ये सब लेकर विरोध प्रदर्शन नहीं होता है। विरोध की एक अलग तस्वीरें हैं और ये गांधी का देश है, पहले भी कह चुका हूं, ये गोडसे का देश नहीं है और इसलिए यहां पर ये एक हिंसात्मक रूप। चलिए कल की तस्वीर तो आराधना अलग थी, चलिए एक गुस्सा दिखाना था अभिषेक बनर्जी के ऊपर, एक पल के लिए बीजेपी के लोगों की बात में हामी भरते हुए, माफी मांगते हुए, फिर भी हामी भरते हुए मैं ये कहूं कि चलो कल की घटना को भूल जाया जाए, लेकिन आज की घटना रिपीट। जब आप किसी चीज को रिपीट करते हैं इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप सोची समझी रणनीति के तहत ये काम कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और यही तो है आज। और इसके बाद क्या, जैसे अब यहां अविनाश कह रहे हैं कि क्या ठिकाना है कि कल को और कुछ हो। बिल्कुल राजीव जी, अब आप देखिए कि ये लोग यहाँ सीधे हिंसक मोड पर आ गए हैं। ठीक है, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, अपना गुस्सा दर्ज करा रहे हैं, हिंसक मोड पर उतर आए और हमला कर रहे हैं। इस तरह हमला कर रहे हैं कि सामने वाला गंभीर रूप से घायल हो जाए, उसे हॉस्पिटल जाना पड़े, उसके सर से खून बह रहा हो, इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। तो सवाल उठता है कि क्या इनका ये विरोध इस तरह से ठीक है। और जहां तक बीजेपी के नजरिए से अगर कहें, बिल्कुल ठीक है। दिलीप घोष ने तो ये बात कही कि जनता का गुस्सा है, कहीं तो निकलेगा, कैसे किसी ना किसी तरह से तो निकलेगा। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ये इस तरह हिंसक प्रवृत्ति दिखाते हैं तो ये सही है, और जब उनकी बीजेपी की शय मिल रही है इन लोगों को तो ये दोबारा ऐसी हरकत करते हैं। कल्याण बनर्जी पर दोबारा हमला हो जाता है। मतलब ये घटनाएं, अगर बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेगी तो जाहिर सी बात है कि ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। और जिस बात की आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि कल को कुछ और घटना देखने को मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जिस तरह बीजेपी का जो रुख है उसके बाद कह लीजिए इन्हें बढ़ावा ही मिल रहा है। अगर ये आम लोग हैं, अगर ये बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है, इन लोगों का गुस्सा है, तो आप बढ़ावा दे रहे हो कि आप इस तरह से अराजकता फैलाओ राज्य में। वहीं आप देखिए कि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जो नीट के छात्र हैं वो जब अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। सोनम वांगचुक को देखिए कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की, उसके लिए उनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन यहां जब हिंसा भड़कती है तो कोई बीजेपी की तरफ से उसको बढ़ावा दिया जाता है कि लोगों का गुस्सा है, लोगों का गुस्सा तो दिखाई देगा। आपको लोगों का गुस्सा लद्दाख में क्यों नहीं दिखाई दिया? जब वो वहां बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन हिंसक हो गए तो वो भी तो गुस्सा था केंद्र सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ। यहां आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी वहां उसकी सरकार है और वहां अगर इस तरह की घटनाएं होती है विपक्ष के साथ तो वो सही है, लेकिन अगर राज्य में कहीं और ऐसी घटना होती है जहां बीजेपी के खिलाफ इस तरह लोगों का गुस्सा दिखाई दे तो वो फिर वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। वहां विदेशी साजिश निकलकर सामने आ जाती है कि इसका सोर्स विदेशों से है, इसके लिए फंडिंग विदेश से हुई है, इसके लिए एनएसए लगाया जाएगा, उसके तहत जांच बैठाई जाती है, कार्रवाई होती है और आप कोर्ट में साबित भी नहीं कर पाते हो। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी कर क्या रही है, उसका टारगेट क्या है, उसकी मंशा क्या है। ये जो आरोप टीएमसी ने लगाया है कि ये मर्डर है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की जान ली जा रही है, ये आरोप कोई पहली बार बीजेपी पर नहीं लगा है। और बार बार अगर इस तरह की घटनाएं होती रही तो ये आरोप जो विपक्ष लगा रहा है वो सच साबित होते दिखाई देते हैं इन सब घटनाओं की बदौलत। और जब बीजेपी उनको बढ़ावा देती है तो बीजेपी खुद कहती है कि ये बिल्कुल जो विपक्ष के आरोप है वो बिल्कुल सही है। तो मुझे ये साफ दिखाई दे रहा है यहां महिलाएं पहले से अंडा लेकर खड़ी हैं। आखिर इस अंडा लेकर खड़ी हैं, विरोध का अपना अपना प्रदर्शन है, आप ठीक है, आप दिखाओ, लेकिन आप अंडा ही नहीं पत्थर से भी वार करते हो। वहां पर सिर्फ अंडे का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और क्या हमला करने वाली ये महिलाएं हैं? क्या इन्हीं महिलाओं ने टारगेट किया अभिषेक बनर्जी को? और अगर इस तरह की भीड़ वहां है, अगर टीएमसी के विरोध में आम लोग आते हैं या टीएमसी के सपोर्ट में आम लोग आते हैं तो उसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं का क्या रोल है? बीजेपी कार्यकर्ता वहां क्यों नजर आते हैं? जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जिनकी तस्वीरें इससे पहले शुभेंदु अधिकारी के साथ दिखाई दी, अग्निमित्रा पॉल के साथ दिखाई दी, बीजेपी नेताओं के साथ दिखाई दी हैं। और वही लोग अगर इस भीड़ के बीच उनका हिस्सा बनते दिखाई देते हैं तो सवाल तो उठता है कि क्या ये वाकई लोगों का गुस्सा है जैसा बीजेपी बता रही है, या फिर एक सोची समझी साजिश है जो टीएमसी बता रही है? ये बहुत गंभीर सवाल खड़ा होता है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जाएगा तो क्या देश में विपक्ष का अस्तित्व बच पाएगा? क्या विपक्ष खड़ा होने की हिम्मत कर पाएगा? क्योंकि जुबानी लड़ाई ठीक है, वो जाहिर है, क्योंकि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, विपक्ष का काम है विरोध करना, जनता के हक में आवाज उठाना। लेकिन अगर उसकी आवाज ही बंद कराने की कोशिश की जाए तो विपक्ष अपना काम कैसे करेगा? देश में आज लोकतंत्र कैसे जीवंत रहेगा अगर इस तरह से विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जाएगा? तो मुझे लगता है कि अभी जो हमारा देश जिस तरफ बढ़ रहा है वो बहुत ही गलत डायरेक्शन है। अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो आने वाले वक्त में हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे और एक वक्त ऐसा भी हो जाएगा कि फिर उन्हें बदला ना जा सके, उन्हें संभाला ना जा सके।
बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जबकि इसको बदलना मुश्किल हो जाएगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा, जब मॉब जो है वो उस दिशा में अगर जनता मॉब में तब्दील हो जाए, नागरिक, देश का नागरिक जो है वो हिंसक हो जाए, तो फिर आप इसको कैसे संभालेंगे। और इसीलिए यहाँ पर ममता बनर्जी का साथ देते हुए पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा कुनबा दिखाई दे रहा है। उसमें देख लीजिए राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम नेताओं ने ममता बनर्जी से बात की या ट्वीट के जरिए, मैसेज संदेशों के जरिए उनसे संपर्क साधा। उसके अलावा आप समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव को देखिए, आरजेडी से मनोज झा और तेजस्वी यादव को देखिए, उधर केटीआर आ जाते हैं सामने, उधर केजरीवाल सामने आते हैं। केजरीवाल ने क्या कुछ लिखा है जरा उनको देख लेते हैं। कपिल सिब्बल है, केजरीवाल देखिए लिख रहे हैं कि मैं अभिषेक बनर्जी जी पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। पश्चिम बंगाल में इस समय कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक है। जहां भी भाजपा सत्ता में आती है वहां धमकियां और हिंसा हावी हो जाती हैं। भाजपा किसी भी मजबूत विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर सकती। पश्चिम बंगाल भाजपा की नफरत की राजनीति का शिकार हो चुका है। इस त्रासदी के दौरान शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहने और उनका समर्थन करने के लिए अभिषेक बनर्जी जी की बहुत प्रशंसा, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। यानी वहां पर हिंसा के बाद जो घटना घटी है और जो लोग कार्यकर्ता प्रभावित हुए हैं उनके साथ अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी खड़े हैं, उसके लिए उनको साधुवाद। लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ इसकी यहां भर्त्सना कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के अलावा कपिल सिब्बल ने भी मैसेज भेजा और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपके सामने रख रहा हूं। अभी कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी और उसके बाद भाजपा शब्दों और कार्यों दोनों में हिंसा का प्रतीक है। शब्दों और कार्यों दोनों में हिंसा का प्रतीक है। अभिषेक पर हुआ ये निंदनीय हिंसक हमला दर्शाता है कि भाजपा में ऐसे असामाजिक तत्व भरे पड़े हैं जो सनातन धर्म से कोसों दूर हैं। अधर्म ही उनका जीवन जीने का तरीका है। ये बात यहाँ कपिल सिब्बल कह रहे हैं क्योंकि सनातन के नाम पर हिंसा आप कर रहे हैं। एक तस्वीर आई जिस तस्वीर में ये बताया गया कि उनके जो सन इन लॉ हैं वो मुस्लिम हैं, हिंदू चले गए, कह रहे हैं कि या तो उसको कन्वर्ट कराओ या इस मोहल्ले से निकालो, और उसके परिवार वालों को धमकाते हुए वो तस्वीर भी है। अब कितने सारे वीडियो आप लोगों को दिखाऊं, आप लोग समझ सकते हैं कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में क्या कुछ चल रहा है। तो ये तस्वीरें जो बताती हैं कि इंडिया गठबंधन यहां पर एक दूसरी नई रणनीति के साथ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन में 2-3 नए दल शामिल होते हुए नजर आते हैं। एक तो जो नई नवेली पार्टी जो सत्ता पर काबिज हुई है तमिलनाडु में, और एक पार्टी जो हमेशा थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करती थी यानी भारत राष्ट्र समिति, BRS, भारत राष्ट्र समिति, तेलंगाना की पार्टी, और वो भी अब इंडिया गठबंधन के करीब आते हुए दिखाई दे रही है। तो इंडिया गठबंधन का कुनबा और कितना मजबूत हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, ये आप 6 तारीख को, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने जो सूत्रों से खबरें आ रही हैं, ममता बनर्जी चाहती हैं कि 6 तारीख को बैठक हो, इसी 6 जून को। आज 31 मई यानी मई का महीना बीत रहा है, कल से जून का महीना शुरू होगा, और 2 जून को ममता बनर्जी वहां एक धरना प्रदर्शन करना चाहती हैं कोलकाता में। उसके लिए उन्होंने परमिशन मांगा है। अभी तक पुलिस से परमिशन, वहां के कॉरपोरेशन से और पुलिस से परमिशन, होम मिनिस्ट्री से परमिशन उनको नहीं मिला है, लेकिन परमिशन का इंतजार उनको जरूर है, पहली बात। दूसरी बात, इस घटनाक्रम के बाद अब ममता बनर्जी थोड़ी सी और परेशान भी हैं और थोड़ा उग्र भी, और उनके चेहरे पे वो सब कुछ, वो सारे भाव दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि घटनाक्रम को बड़ी तेजी से बदलते हुए हम लोग देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में। क्या पश्चिम बंगाल की जो घटनाएं हैं वो देश की सियासत पर भी प्रभाव डालेंगी, ये भी बड़ा सवाल है। सवाल यहां पे है कि राहुल गांधी जिस राजनीति को कर रहे हैं, क्या अब एक ये पूरा का पूरा जो कुनबा है, जो इंडिया गठबंधन है, ये इंडिया गठबंधन अब राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या यहां ये नेतृत्व का संकट और अभी गहराएगा, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि ममता बनर्जी जिस ढंग से राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आ रही हैं, कल से पहले भी
भी उन्होंने तारीफ की थी। आपको याद होगा कि जब इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ था, इसकी घोषणा हुई थी बेंगलुरु में, उस वक्त हमारी टीम में खुद मौजूद था बेंगलुरु में, और वहां पर ममता बनर्जी के उस भाषण को भी आप लोगों के सामने हमने लाइव किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि माई फेवरेट राहुल गांधी, यानी उन्होंने अपना प्रिय, अपना फेवरेट कहा था राहुल गांधी के लिए, और वो आज भी नजर आता है। वहां अपनी राज्यों की राजनीति अलग है, लेकिन उससे इतर अगर देश की राजनीति की कस्में अगर और उसमें अगर आप साथ साथ आगे बढ़ते हैं, कसम ये खाते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को, उनकी सत्ता से हम उखाड़ फेंकेंगे नरेंद्र मोदी को, तो इसके लिए आपको बहुत सारे अपने जो अंदर के जो मतभेद हैं उसको दूर करना होगा। और क्या ये सब कुछ दूर हो गए हैं और अब सब एक साथ आने वाले हैं? क्या अरविंद केजरीवाल भी फिर से साथ आएंगे? पंजाब की जो सियासत है उसको अलग रखते हुए, ये सब कुछ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा जो घटना है, घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम पे अगर निगाहें डालिए तो आपको समझ में आता है, आएगा ज़रूर समझ में, कि ये देश की जो राजनीति है वो भटक चुकी है, और इसमें इस भटकाव को अपनी तरफ लाने की कोशिश करने वाली एक पार्टी जो है वो बीजेपी है। और बीजेपी जिस राजनीति को आगे ले जाना चाहती है वो दुखदाई है, वो आगे और आपको परेशान करेगी। जब जब ऐसी घटनाएं घटती हैं, बदले की भावना आप लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको ही वो सबसे पहले परेशान करती है। आज न कल आप उस बदले की भावना से आप खुद भी दबे हुए खुद को महसूस करेंगे। क्या डबल इंजन की सरकार खुद में दफन हो जाएगी? आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आराधना आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश और पूरी हमारी टीम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ रूम से और पीसीआर से रुद्र, आपका भी शुक्रिया, और इधर फारूक हमारे कैमरे के पीछे, उनका भी शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे थे। आप सबका 4 बजे फिर देखिए स्पेशल ब्रेकिंग, और उसके बाद 7 बजे शाम को देखिए न्यूज़ पॉइंट। लेकिन आराधना का प्रोग्राम अगर ना बोलूं तो फिर तो आराधना है, इसके बाद छुट्टी होगी हमारी, तो फिर डांट लगेगी मुझे आराधना से। तो आराधना का प्रोग्राम जो वर्ल्ड बुलेटिन है वो भी देखना मत भूलिए। दुनिया में क्या चल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि ईरान में क्या चल रहा है। क्या जंग की शुरुआत होगी फिर से, या जंग अब करने की हिम्मत नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को? ये भी देखिए, एक छोटा सा बुलेटिन थोड़ी देर बाद, उसको देखिएगा, लाइव नहीं लेकिन वीडियो में। बहुत सारे साथी देखते हैं, सराहते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वर्ल्ड न्यूज़, वर्ल्ड बुलेटिन ज़रूर देखा कीजिए। दुनिया की तस्वीर उसमें आपको लेकर आपके सामने आती